हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल टेक्नो। देखिए, पिछली लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी, काफ़ी दिन हो चुके हैं मैंने आप लोगों की क्लास नहीं लिया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी थोड़ा हेल्थ इशू आ गया था, जिसके कारण मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पा रही थी। तो अभी थोड़ा रिकवर हुआ है, तो उसकी वजह से मैं आप लोगों की क्लास लेने आई हूँ। लाइव आप लोगों की नहीं हो पाई है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो। तो जिन भी बच्चों का 20 अगस्त को इसरो का एग्ज़ाम हुआ था, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अब आप लोगों को पता ही होगा, जैसा कि सभी स्टूडेंट को पता है, कि जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुका है ना। तो उससे देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर एग्ज़ाम कैंसिल भी हो चुका है। कई स्टूडेंट लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि मैम हमारा बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है, आपने जो भी पढ़ाया था, जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर के आप लोगों का पेपर सॉल्व करवाई थी, काफ़ी क्वेश्चन हमें उसमें से देखने को मिले हैं कि आप लोगों का ये जो इसरो का एग्ज़ाम लिया गया है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी हद तक हमें देखने मिले हैं। तो एक चीज़ का तो आपको बेनिफिट यहाँ पे ये हो गया है कि आप लोगों को ये आइडिया मिल चुका है कि भाई आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें से क्वेश्चन वो आ रहे हैं। या फिर आप लोगों ये भी बोल सकते हो कि अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है या फिर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो पेपर काफ़ी हद तक बहुत अच्छा आया था, मतलब अच्छे लेवल का मुझे लगा इसके जो क्वेश्चन थे। तो आप लोगों के लिए एक देखिए एडवांटेज ये हो गया है कि भले ही पेपर आपका क्या हो गया है भाई, कैंसिल हो गया है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का एडवांटेज ये मिल रहा है कि आपको एटलीस्ट ये तो पता चला कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। अब इससे आप लोग फ़ायदा ये उठा सकते हैं कि जिस टाइप के क्वेश्चन उन लोगों ने दिया था 20 अगस्त को, तो उस टाइप के क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन केस आपका अगर एग्ज़ाम होता है आगे चल के, है ना, जैसा भी उन लोग नोटिफिकेशन आउट करेंगे, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस पॉइंट हो जाएगा। प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि आपने पहले प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व कर चुके हैं, जो मैंने आप लोगों को करवा रखा है। दूसरी बात कि अभी इस कंडीशन में प्रेजेंट टाइम पे कैसे एग्ज़ाम पेपर उन लोग वहाँ पे दे रहे हैं, उसका भी आपको बेनिफिट हो गया। तो देखिए, आज हमारे पास जो पेपर मैं लेके आई हूँ वो है आप लोगों का टेक्नीशियन बी का, इलेक्ट्रीशियन का, जिसमें आप लोगों के 80 क्वेश्चन टोटल दिए गए थे टेक्निकल से। कुछ मैथ्स के भी उसमें क्वेश्चन थे, तो मैथ्स वाले हम नहीं करेंगे, सिर्फ टेक्निकल वाले हम क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था, जिसने भी एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं दिया है वो भी यहाँ पे एक बार देख ले जिनका एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और एक चीज़ और बता दूँ स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा आप लोगों को देखना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं वो आपको देखना है, देन उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। देखिए, यहाँ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मेड यूजिंग अ मैग्नेटिक मटेरियल हैव लार्ज हिस्टैरिसीस लूप। यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है, लार्ज हिस्टैरिसीस लूप, यानी कि बड़े हिस्टैरिसीस पाश वाले चुंबकीय पदार्थ का उपयोग करके, ठीक है। कैसे वो बोल रहा है, लार्ज हिस्टैरिसीस लूप वाले पदार्थ का उपयोग करके निम्नलिखित में से क्या बनाया जाना चाहिए। अब एक बार आप लोग वीडियो को थोड़ा पॉज करिए, उसके बाद आप लोग सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है ना, खुद से कोशिश करिए। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे हम बात करते हैं, एक होता है स्मॉल एरिया और एक होता है आपका लार्ज एरिया। तो स्मॉल एरिया की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने बोला स्मॉल एरिया, ठीक है। तो स्मॉल एरिया आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हिस्टैरिसीस लूप। फर्स्ट तो ये मैंने बोल दिया। दूसरा आपका एक हो गया आपका क्या, लार्ज, क्या हो गया, लार्ज एरिया हिस्टैरिसीस लूप, ओके। अब यहाँ पे देखिए हम कैसे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, दो एरिया होते हैं। सबसे पहला स्मॉल एरिया हिस्टैरिसीस लूप और दूसरा कौन सा होता है, लार्ज एरिया। तो दोनों में देखिए फ़र्क क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। सबसे पहला ये जो स्मॉल एरिया हिस्टैरिसीस लूप है, इसमें किस टाइप का मटेरियल यूज़ होता है, तो इसमें सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ होता है। कौन सा, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है आपका, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जो रहता है वो यहाँ पे क्या होता है, यूज़ होता है, किसमें, स्मॉल वाले में। दूसरा अगर हम वहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका यूज़ होता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड मैग्नेटिक
मटेरियल। नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पे देखिए पूरा मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊंगी तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं स्मॉल एरिया हिस्टैरिसीस लूप का, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लो मैग्नेटाइजिंग होता है। क्या होता है? लो मैग्नेटाइजेशन। क्या होता है? लो मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे क्रिया होती है। वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जस्ट उल्टा इसका क्या हो जाता है, हाई मैग्नेटाइजेशन। ओके दूसरी बात तो हमें ये पता चली। अभी देखो मैं इसके आंसर पे भी आऊँगी, लेकिन अभी मैं पूरा डीपली आप लोगों को यहाँ पे समझा रही हूँ। इसमें क्या होता है, इसकी जो कर्सिविटी होती है वो कर्सिविटी क्या होती है, लो होती है। क्या होती है? लो। और इसकी क्या होती है, इसकी होती है भाई आपकी हाई। किसमें क्या होता है, देखो बार बार नहीं लिख रही हूँ, बस मैं इतना बता रही हूँ। इनिशियल परमेबिलिटी जो होती है इसकी क्या होती है, हाई होती है। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे आ गया आपका इनिशियल परमेबिलिटी, इसकी क्या होती है, हाई होती है। और इसकी क्या होती है आपकी थर्ड फोर्थ, यहाँ पे फोर्थ ले लेंगे, यहाँ इसकी क्या होती है आपकी लो होती है। तो ये सब मैंने अभी बता दिया है आप लोगों को। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। अगर स्मॉल एरिया हिस्टैरिसीस लूप है, अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो ये कहाँ पे यूज़ होते हैं भाई, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर हो गया, पहले तो हमारा पहला ट्रांसफार्मर हो गया, दूसरा आपका पहला तो ट्रांसफार्मर कोर हो गया, चलो ट्रांसफार्मर कोर लिख दो ना, ट्रांसफार्मर की कोर में ट्रांसफार्मर कोर हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया, मोटर हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका, मोटर हो गया। तीसरा क्या हो गया आपका, जनरेटर हो गया। इन सब में हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पे बताने का पर्पस ये है कि स्मॉल एरिया हिस्टैरिसीस लूप, क्योंकि देखो अगली बार आपको क्वेश्चन चेंज करके भी दे सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डीपली बताया हुआ है आपको। यहाँ पे लार्ज हिस्टैरिसीस लूप दिया है, तो लार्ज हिस्टैरिसीस लूप में क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं और स्मॉल में क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे यूज़ होता है, लो मैग्नेटाइजेशन होता है, लो कोर्सिविटी होती है, और इनिशियल परमेबिलिटी इसकी क्या होती है, हाई होती है। एक और चीज़ इसमें ऐड कर लेना कि हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस स्मॉल वाले में कम होते हैं, ठीक है, और इसमें हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यूज़ कहाँ पे होता है, तो इनका यूज़ होता है भाई ट्रांसफार्मर कोर में, मोटर में, जनरेटर में, इलेक्ट्रोमैग्नेट में। अगर वहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसका यूज़ होता है भाई आपका कहाँ पे होता है, परमानेंट मैग्नेट में। परमानेंट मैग्नेट की अगर हम बात करें तो कहाँ क्या यूज़ होता है भाई आपका, जहाँ पे भी लार्ज हिस्टैरिसीस लूप रहेगा वो किसके लिए यूज़ होगा, परमानेंट मैग्नेट के लिए। मैग्नेटिक सेपरेटर भी वहाँ पे दे सकता है, तो वो भी याद रखना। यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हो, मैग्नेटिक सेपरेटर, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेटर के लिए भी लार्ज हिस्टैरिसीस लूप वहाँ पे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक डिटेक्टर अगर बोल दिया जाए आपसे, क्या बोल दिया जाए आपसे, मैग्नेटिक डिटेक्टर, तो मैग्नेटिक डिटेक्टर भी किस में आएगा आपका, लार्ज वाले में आएगा, ठीक है। स्पीकर्स हो गए, माइक्रोफोन हो गए, स्पीकर्स हो गए आप लोगों के, है ना, माइक्रोफोन्स हो गए, तो ये सब किस में आएंगे, आपके लार्ज एरिया हिस्टैरिसीस लूप में मतलब यूज़ किया जाता है, इन पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो अब मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, पूरा मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। साथ ही साथ इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर मान लीजिए आपको लार्ज की जगह स्मॉल एरिया हिस्टैरिसीस लूप दे देता है, तो आप लोग बता सकते हो कि हाँ मैम ने बताया था ट्रांसफार्मर कोर में, मोटर में, जनरेटर में, इलेक्ट्रोमैग्नेट में, अगर इसकी विशेषताएँ पूछी जाती, कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाते, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है आप लोगों का। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए, परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे आना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को आई थिंक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट इन अ 4 पोल जनरेटर हैविंग सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग विथ 16 कॉइल, ठीक है।
16 कुंडलियों वाले सिंप्लेक्स चढ़ाव कुंडली लैप वाइंडिंग वाले 4 पोल जनरेटर में दिक् परिवर्तक के खंड कितने होंगे वो यहाँ पे पूछ रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ कॉइल्स, देखो आराम से सॉल्व करते हैं, भले ही कितना लेट हो जाए लेकिन समझ में आना चाहिए। नंबर ऑफ कॉइल्स यहाँ पे कितनी दी गई हैं आपकी 16, क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो। सिंप्लेक्स लैप अगर यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सिंप्लेक्स लैप अगर यहाँ पे बोल रहा है तो सिंप्लेक्स लैप की अगर हम बात करें तो कितने हैं आपके 2 इंटू हम यहाँ पे क्या कर देंगे 16 कर देंगे, यही करेंगे लैप में। तो यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हो जाएंगे भाई आपके 32। ये क्या आ गए आपके टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। मिल गए टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर हमें। तीसरी बात, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे भाई, पोल पिच। यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, पोल पिच। पोल पिच का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, नंबर ऑफ कंडक्टर अपॉन में नंबर ऑफ पोल। नंबर ऑफ कंडक्टर अपॉन क्या होता है आपका, नंबर ऑफ पोल, यही होता है। बस इसमें आपको पुट करना है, आपका क्या आ जाएगा, सिंपल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अब हम यहाँ पे बात कर लेंगे भाई, नंबर ऑफ कंडक्टर आपके कितने दिए हैं, 32 दिया गया है, नंबर ऑफ पोल आपके 4 है। तो यहाँ पे जब आप लोग सॉल्व कर लोगे तो सीधा सीधा आपका कितना आ जाएगा, 8 क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट कितने हो गए, ये भाई हमारे क्या निकल गए, सेगमेंट निकल गए हैं। तो कितना आ गया आपका, 8 आ गया है। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइल 16 दी है। सिंप्लेक्स लैप यहाँ पे बोला गया था, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग यहाँ पे दी गई थी, तो सिंप्लेक्स में हम 2 लेंगे। देन उसके बाद कॉइल का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जब पोल पिच निकालने हैं तो नंबर ऑफ कंडक्टर अपॉन में नंबर ऑफ पोल हमने निकाल लिया भाई। तो पोल पिच यानी कि वही सेगमेंट के बारे में आपको बताता है। तो सेगमेंट आपका कितना आ गया, 8 सेगमेंट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोला है थर्ड क्वेश्चन में कि देखो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को करा रखा है। जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता है तो उनको भी मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे बोला है एक प्रत्यावर्ती वोल्टता, ये आपकी क्या दी है, आपकी ये इक्वेशन दी गई है, द्वारा V के द्वारा दिया जाता है। अब पहली बार वोल्टेज 115 वोल्ट बनने में टाइम 0 सेकेंड से लेकर आगे लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ पे बोला अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय, ये इक्वेशन है, इक्वेशन दी गई है। फाइंड द टाइम टेकन फ्रॉम बता रहा है कि 0 से लेकर 115 वोल्ट तक लगने वाला समय आपका कितना होगा, वो ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे V इक्वल्स टू कितना दिया गया है, 230। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं साइन 314t ये दिया गया है आप लोगों का, और V भी है, V। ठीक है, ये ठीक आराम से करेंगे। देखो क्या बता रही हो, आपको पता है ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई f होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, 2 पाई f होता है ओमेगा। और जहाँ पे देखो 2 पाई f की अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे 2 पाई f अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो वो कितना दिया गया है, 314 दिया है। इक्वेशन में आप लोग यहाँ पे देख लो, ये जो ओमेगा है इसको ओमेगा से ही इतनी अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये चीज़ है ना, तो ये क्या है आपका ओमेगा है। ठीक, तो ओमेगा यानी कि एंगल वो यहाँ पे दिया गया है, तो कितना है भाई आपका 314 है, जो वैसे का वैसे ही है। अब हमने ले लिया कि भाई 2 पाई f हमारे पास कितना आ गया, 314 आ गया, एज इट इज़ उतना का उतना। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम फ्रिक्वेंसी निकालते हैं तो 314 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 पाई। सिंपल ऐसे फ्रिक्वेंसी आप लोग निकाल सकते हो। ठीक, फ्रिक्वेंसी आप निकाला तो f इज इक्वल्स टू 314 2 इंटू 3.14, पाई की जगह पे अगर हम उसका वैल्यू रखेंगे तो 3.14 आ जाएगा। यहाँ से आप लोग फ्रिक्वेंसी निकाल लेना, तो फ्रिक्वेंसी आपकी कितनी निकलेगी, 50 हर्ट्स आपकी क्या निकल जाएगी, फ्रिक्वेंसी निकल जाएगी। इसको सॉल्व करते बन जाएगा, मुझे इतना मालूम है कि इतना तो आप लोगों को बेसिक कैलकुलेशन बनता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं टाइमिंग की। तो टाइम पीरियड आपने पढ़ा होगा कि T इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन क्या होता है, f होता है। तो 1 अपॉन f की बात कर रहे हैं तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे
50 हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी निकली है 50, यानी कि 0.02 आ जाएगा आपका। ठीक, अब यहाँ तक तो आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो मिली सेकंड आंसर में हर जगह मिली सेकंड दिया हुआ है। मिली सेकंड दिया गया है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 1000 से, यही करोगे, मिली सेकंड दिया 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आ जाएगा 20 मिली सेकंड, आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब यहाँ पे जो लोगों को नहीं समझ में आया है उनको मैं एक बात बता दूँ। सबसे पहले हमने क्या किया है भाई, सबसे पहले हमने इक्वेशन ले ली है। ये हमारी क्या थी, इक्वेशन थी। हमें सिर्फ यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि ओमेगा जो होता है वो क्या होता है 2πf होता है। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है 314 यहाँ पे दी गई है। साइन थीटा हम लेते हैं ना, तो थीटा यानी कि एंगल को ही डिनोटेड वो कर रहा है, तो यहाँ पे 314। बस ये आप लोगों को ये जो पॉइंट है ये याद रखना है, बाकी पूरा कैलकुलेशन आप लोगों को ऑटोमेटिकली खुद ही बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, एक चौक कुंडली 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज के लागू वोल्टता से 60 डिग्री पीछे 10 एम्पियर की धारा लेती है। कुंडली के प्रतिरोध का परिकलन कीजिए। अ चौक कॉइल टेक कितना करंट ले रही है 10 एम्पियर का, लैगिंग कितना हो रहा है 60 डिग्री बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज कितना है आपका 230 और लैगिंग करंट कितनी है आपकी, लैगिंग एंगल कितना है 60 डिग्री 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द रजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। अब यहाँ पे रजिस्टेंस ऑफ द कॉइल बोला। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे आप लोग डीसी में बात करते हैं तो डीसी में आर हम लेते हैं रजिस्टेंस के तौर पर, लेकिन अगर हम एसी सर्किट की बात करते हैं इन एसी सर्किट, तो एसी जो सर्किट होता है आपका, एसी जो सर्किट होता है उसमें आपका R इज़ टू जेड होता है। R इज़ टू जेड मीन्स मतलब R की जगह पे हम जेड को लेके चल सकते हैं, तो यहाँ पे कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा कि मैम आपने जेड यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा I इज़ टू क्या होता है V/R, तो R की जगह पे हमने क्या ले लिया, सिंपली यहाँ पे क्या पुट कर दिया जेड। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भाई जेड निकालने के लिए, तो जेड अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना कि डीसी में ओमेगा जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, क्या होगा डीसी में जो ओमेगा होगा वो क्या होगा आपका 0 होगा, तो डीसी में 0 होगा, डैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा भाई जेड इज़ टू आर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं भाई हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आर। अब चाहे आप यहाँ से आर निकाल लो, चाहे आप यहाँ से जेड निकाल लो, जो निकालना है वो निकाल सकते हो। आर अगर हम निकालते हैं तो वी अपॉन में क्या होता है आई होता है, सबको मालूम है, ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। ठीक, R इज़ टू वी कितना दिया है 230 दिया गया है, ये भी सिंपल है। उसके बाद यहाँ पे कितना दिया गया है 10 दिया गया, डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे आप लोग कितना आंसर आ जाएगा आप लोगों का, सीधा सीधा 23 ओम आपका आंसर आ जाएगा। 23 ओम आपका 1 में दिया गया है। मैं चाहती तो डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा देती और डायरेक्ट आपको बता देती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात यहाँ पे ये नहीं हो रही है, यहाँ पे वो बात बोल रहा है चोक कॉइल टेक का करंट 10 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे ना डीसी की बात किया है, यहाँ पे ना वो एसी की, मतलब पर्टिकुलर लिख के यहाँ पे नहीं दिया है। तो यहाँ पे मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी गई है आप लोगों को, तो यहाँ पे मैंने एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दिया है कि इन केस अगर वहाँ पे डीसी या एसी लिख करके आता है तो एसी सर्किट में R इज़ टू क्या होता है आपका जेड होता है। तो एक बार आप लोग इसको देख लो अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ पे बोला है दो कला जनित्र में दो कलाओं के बीच विद्युत विस्थापन विद्युत डिग्री में होता है। ये भी प्रीवियस ईयर का पेपर यहाँ पे रिपीट किया हुआ है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे रिपीट हुए हैं, है ना। ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ कि अगर हम भाई सिंगल फेस की बात करते हैं तो कितना आता है 180 आता है, डबल फेस की बात करते हैं तो वहाँ पर 90 आता है, 3 फेस की बात करते हैं तो वहाँ पर कितना आता है 120 आता है। क्योंकि यहाँ पर वो बोल रहा था 2 फेस, यहाँ पर 2 फेस की बात थी, तो आपका यहाँ पर 90 क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे बोला है संतुलित 3 कला भार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक
शर्त है। यहाँ पे हमें आवश्यक शर्त बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द बैलेंस 3 फेज लोड। पहली बात तो यहाँ पे बोला है ऑल 3 फेज हैव सेम इम्पिडेंस, तो ये तो सही है कि भाई आपके जो तीनों फेज हैं उनका सेम इम्पिडेंस होता है, ये करेक्ट बात है ना। देन उसके बाद आपको बोला है ऑल 3 फेज हैव सेम पावर फैक्टर, ये भी आपका करेक्ट है। ऑल 3 फेज हैव सेम इम्पिडेंस एंड पावर फैक्टर, ये भी करेक्ट है। और लास्ट में आपका दिया है इनमें से कोई नहीं, लास्ट दिया है इनमें से कोई नहीं। अभी मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, देखो जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, देखो यहाँ पे आप लोगों को एक डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। इस डायग्राम में देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि नेसेसरी कंडीशन फॉर द 3 फेज सिस्टम टू बी। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, द लाइन वोल्टेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, लाइन वोल्टेज इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में। द फेज डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव लाइन वोल्टेज आर इक्वल, द इम्पिडेंस इन ईच ऑफ द पासेस आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पीडेंस की भी बात के लिए वो वही बोल रहा है कि इक्वल होता है आपका, लेकिन वहाँ पे पावर फैक्टर पूछ लिया तो पावर फैक्टर भी आपका इक्वल ही होता है। तो उस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना कि उस क्वेश्चन में आपको जो बताया गया है, मतलब जो उसके ऑप्शन दिए गए हैं वहाँ पे थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हूँ कि ऑप्शन में वो कहना क्या चाह रहा है ना आप लोगों का। तो इस हिसाब से आप लोगों का तो भाई यहाँ पे तीनों समान है, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग भी एक बार चेक करके मुझे बता देना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ें। देखो थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ब्लर है आपका, क्योंकि जिसने मुझे पीडीएफ भेजा था तो उसने ब्लर ही भेजा था, है ना, मतलब जिस स्टूडेंट ने। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, यदि किसी मूविंग कॉइल चल कुंडली उपकरण का संयोजन किसी परिपथ में उल्टा कर दिया जाए तब उपकरण क्या होगा। इफ द कनेक्शन ऑफ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इज इंटरचेंज इन अ सर्किट, क्या बोला है यहाँ पे, आपको बोला है कि जो मूविंग कॉइल होती है उसके जो टर्मिनल है अगर इंटरचेंज कर दिए जाएं। मेजरमेंट चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा हुआ है, तो मेजरमेंट चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो मेजरमेंट चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था, इसको डिस्कस भी किया था कि जब हम बात करते हैं उसको AC में जोड़ने की, जब हम क्या करते हैं भाई कि मूविंग कॉइल को जब हम AC में जोड़ते हैं तभी उसका जो वहाँ पे डिटेक्टर जो पॉइंट होता है वो कहाँ होता है, 0 पर होता है। अदरवाइज आप उसको इंटरचेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, रीडिंग जो रहेगी वो आपकी सेम ही रहेगी। अगर आप उसको AC में जोड़ते हो मूविंग कॉइल को, तब आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे 0 रीडिंग दिखाएगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, इसमें सिर्फ क्या बोला है कि चेंज किया गया है, इंटरचेंज किया गया है। क्या बोला है यहाँ पे, इफ द कनेक्शन ऑफ moving coil instrument is interchange in a circuit। ये क्वेश्चन है, जिसको नहीं दिखाई दे रहा है तो क्वेश्चन आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। उसने क्या बोला है, इफ़ द कनेक्शन ऑफ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इंटरचेंज, अगर मूविंग कॉइल के जो आप लोगों के मूविंग कॉइल के जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके कनेक्शन को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या होगा। तो आपका आंसर इसमें डी आएगा। डी आंसर आपका करेक्ट है कि पाठ्यांक नहीं बदलेगा। क्या बोला है, इट्स रीडिंग विल नॉट चेंज, इसकी रीडिंग चेंज नहीं होगी अगर आप क्या करोगे, इंटरचेंज करोगे तो। हाँ, अगर वहाँ पे ये लिख के आता कि AC में कनेक्ट कर दिया गया है तो ज़रूर आपका वहाँ पे जो पाठ्यांक होता, जो रीडिंग होती वो क्या दिखाती, आपकी 0 दिखाती। ओके, हाँ देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखना पहले, है ना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, एमीटर में पार्श्व प्रतिरोध का मान सामान्यतः कैसा होता है।
मीटर, मैंने आप लोगों को देखो मेजरमेंट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि भाई जब भी हम बात करते हैं एम्पियर मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, ये भी मैंने बताया था। और आप लोगों को बताया था कि उसके अंदर जो रजिस्टेंस हम लगाते हैं, जो सीरीज़ में लगाते हैं या समांतर में लगाते हैं, मेजरमेंट चैप्टर जब पढ़ोगे तो वहाँ पर समझ में आएगा। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ शंट रजिस्टेंस, किसकी पूछ रहा है? शंट रजिस्टेंस हम लगाते हैं वहाँ पे रेंज बढ़ाने के लिए, चाहे एम्पियर मीटर हो चाहे वोल्ट मीटर हो। तो यहाँ पे वही पूछा है द वैल्यू ऑफ शंट रजिस्टेंस इन एन मीटर इज यूजुअली। तो शंट रजिस्टेंस का हमेशा प्रतिरोध कम से कम होता है, मैग्नीन का बनाया जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि आपके आंसर में क्या बोला है? लेस देन द मीटर रजिस्टेंस, ठीक है। मतलब मीटर, एमीटर जो होता है, एमीटर का जो रजिस्टेंस है, एक एम्पियर मीटर है भाई आपका, ये एम्पियर मीटर है, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ रजिस्टेंस होगा। सपोज मान लीजिए इसका रजिस्टेंस 2 ओम है, अगर फिर मान लीजिए इसका 2 ओम है और फिर मैंने क्या कर लिया भाई, पैरेलल में एक क्या लगा दिया? शंट रजिस्टेंस लगा दिया। तो ये रजिस्टेंस का जो रजिस्टेंस होगा, मतलब ये वाला जो रजिस्टेंस है, इसका जो प्रतिरोध होगा वो इससे भी क्या होगा? कम होगा। वो ये बताना चाह रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि लेस देन द मीटर रजिस्टेंस, मीटर का जो रजिस्टेंस है उससे भी कम वैल्यू होगी किसकी? शंट रजिस्टेंस की। अब आया समझ में? ठीक है, देखो अब आगे बढ़े। यहाँ पे बोला है मूविंग कॉइल एमीटर इज। अब देखो मूविंग कॉइल एमीटर क्या होता है? तो भाई इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, ये भी मालूम है। क्या होगा? एक इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। कौन होता है भाई? मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल की बात करें तो इंडिकेट करता है ना, तो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। एक पेपर आप लोगों के पास भी है, व्हाट्सएप में भी दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 देख लेना अगर क्लियर नहीं है। बाकी मैंने यहाँ पे समझा दिया है, तो नोट्स आप लोगों को खुद से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। हाँ, और एक और बात बता दूँ कि अगर यहाँ पे शंट की बात कर रहा था, शंट रजिस्टेंस की, तो RSH जो होता है वो RM अपॉन में M-1 होता है। ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर में भी और कई बार पढ़ा चुकी हूँ, ओके। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। थोड़े क्वालिटी आप लोग सही कर लेना, तो क्वालिटी सही कर लोगे तो थोड़ा आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे बोला है वोल्ट मीटर का प्रसार बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। सेम वही बात फिर से आ गई। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई एम्पियर मीटर की भी हम रेंज बढ़ाते हैं, वोल्ट मीटर की भी हम क्या करते हैं? रेंज बढ़ाते हैं। तो एम्पियर मीटर की जब हम रेंज बढ़ाते हैं तो वहाँ पे हम लो रजिस्टेंस वाला, ठीक है, लो रजिस्टेंस वाला हम कहाँ कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर वही वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं हाई रजिस्टेंस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा कि वोल्ट मीटर की जब भी परास बढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं? अ हाई रजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। हाई रजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं किसमें? पैरेलल में। और वही आपका एमीटर का बोल देता तो क्या बोलते हैं? लो रजिस्टेंस को हम कनेक्ट करते हैं किसमें? सीरीज में, ठीक है। पैरेलल बोल रहा है, सीरीज होगा ना इसका, तो सॉरी सीरीज होगा। मैंने ऊपर देखो यही गलती होती मुझसे, फिर आप लोग मुझसे बोलते हो मैम आप बता कुछ रही हो करा कुछ रही हो, ठीक है। देखो क्या बताया मैंने? अ हाई रजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में होगा किसके लिए भाई? वोल्ट मीटर के लिए। पैरेलल में होगा किसके लिए? अमीटर के लिए, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे क्या बोला है सबसे पहले कि यहाँ पे बोला नीचे दिए गए प्रतिरोधक नेटवर्क में प्रतिरोध R3 से गुजरने वाली धारा और R3 के पार बिजली अपव्यय कितना हो गया। यानी कि R3 ये वाला जो दिया गया है इससे हमें धारा बतानी है और इसी से हमें क्या बतानी है? पावर बतानी है, ठीक। अब सिंपल अगर हम इसको करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये R4, R3 और R2 तीनों किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हुए। तीनों को अगर पैरेलल में आप अगर यहाँ पे सॉल्व करते हो तो इसका रजिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1। देखो करके देखो, 1 अपॉन में R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अगर आप लेके करते हो तो कितना हो जाएगा? 1/3, 1/3, 1/3 यही हो जाएगा। यानी कि आपका आ जाएगा 3/3 यानी कि 1 ओम। अगर हम इस सर्किट को कुछ इस तरीके से बनाते हैं
तो ये वाला आ गया आपका पहला रजिस्टेंस, और ये तीनों को सॉल्व करके ये रजिस्टेंस आपका आ गया। ये आ गया आपका 1 ओम और ये आ गया आपका 11 ओम। यहाँ पे कितना दिया है? 36 वोल्ट दिया है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा 100% बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम आई निकालते हैं तो टोटल आई जब हम निकालेंगे तो आई क्या होता है भाई? V अपॉन क्या होता है? R होता है। V यहाँ पे दिया हुआ है आपका 36, और R की अगर हम बात कर लें तो ये 11 और ये 1, अब दोनों ये किस में है भाई? सीरीज़ में है, तो दोनों सीरीज़ में है तो जुड़ जाएंगे, यानी कि कितना हो गया? 12। ठीक है, आई यहाँ से निकालोगे तो आई आपका कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ। 3 एम्पियर की आपकी क्या हो जाएगी भाई? करंट हो जाएगी। 3 एम्पियर की क्या हो गई? करंट हो गई। लेकिन अभी यहाँ पे आपका आंसर नहीं आया है। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे, चलो अभी एक और चीज़ बता दूँ। ऑल डे एफिशिएंसी जो होती है वो आपकी हमेशा क्या कहलाती है? ऑल डे एफिशिएंसी KWH में डिनोटेड की जाती है। और दूसरी बात, ड्यूरिंग 24 आवर्स का आपका टाइम रहता है, KWH में यूज़ की जाती है। एनर्जी एफिशिएंसी इसको कहा जाता है। तो एनर्जी एफिशिएंसी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोला है अमीटर वोल्ट मीटर की आंतरिक प्रतिरोध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर शुड बी वेरी लो एंड दैट ऑफ वोल्ट मीटर शुड बी वेरी हाई। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है अमीटर का क्या होता है? बहुत कम होता है, और वोल्ट मीटर का क्या होता है? बहुत हाई होता है। तो ए आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे ये वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द, ये किसका ट्रुथ टेबल है आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये आंसर आपका बिल्कुल सही है कि नॉर और एंड गेट का आपका ये ट्रुथ टेबल है। नॉर और एंड गेट का अगर आप बनाते हो ABY, ठीक है, क्या होता है भाई? 0 0 0 1 1 0 1 1, यही बनाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 0 0 जब रहता है तो यहाँ पे क्या आता है? 1 आता है। 0 0 जब रहेगा तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। बाकी सब में क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। और वही अगर हम इसका उल्टा करते हैं, ठीक है, Y डैश ले लें तो 0 0 0 1 हो जाएगा। तो ये किसका होता है? नॉर और एंड गेट का होता, एंड और नॉर गेट का होता है, या नॉर और एंड गेट आप लोग बोल सकते हो, दोनों एक दूसरे के विपरीत। तो आप लोग यहाँ पे इसको मैच भी कर सकते हो। 0 0 0 1 आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो आउटपुट्स आपका क्या हो जाएगा? एक एंड गेट का आएगा, एक नॉर गेट का आएगा। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। हाँ, इस पर आते हैं। देखो, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। यहाँ पे आपको बोला है कि इन द सर्किट गिवन बिलो द सर्किट थ्रू अमीटर इंडिकेट 500 मिली एम्पियर आफ्टर एडजस्टिंग द पोटेंशियोमीटर द रजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर नाउ इज। पोटेंशियोमीटर का रजिस्टेंस वो यहाँ पे पूछ रखा है आपसे कि क्या होना चाहिए पोटेंशियोमीटर का रजिस्टेंस। हमें मालूम है भाई कि जब भी हम बात करते हैं V क्या होता है? वो होता है I इंटू R। ये सिंपल मालूम है सभी को। V यहाँ पे 30 दिया गया, ये देखो ये दिया है ना 30, तो V यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया। उसके बाद I यहाँ पे दिया गया है आपको 500 मिली बोला है, तो 10⁻³ हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनटू हमने क्या ले लिया? R। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम R निकालेंगे तो 30 अपॉन में आपका आ जाएगा 500 इंटू 10⁻³ है, -3 ऊपर जाएगा तो भाई हम प्लस में 1000 लिख सकते हैं इज़ टू R, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 60 ओम आपका क्या आ रहा है? अभी तो R आ रहा है, क्या आ रहा है? 60 ओम आ रहा है। ठीक है, अब देखो टोटल यहाँ पे ये क्या निकला है? टोटल रेजिस्टेंस निकला है। क्या निकला है? टोटल रेजिस्टेंस 60 ओम। अब आपको एक और प्रतिरोध यहाँ पे दिख रहा होगा, वो कितना दिख रहा है? 20 ओम का दिख रहा है। तो 20 ओम का अगर ये वाला रेजिस्टेंस है और टोटल हमारा 60 है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियोमीटर में कितना जाएगा भाई? 40 ओम जाएगा। तो 40 ओम आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, दूसरी मेथड भी है, दूसरी मेथड से भी कर सकते हो, आंसर 40 ओम ही आएगा। हाँ,
अब यहाँ पे ओप एम्पियर के बारे में बोल रहा है, कितना बोला है, पॉजिटिव नेगेटिव 15 वोल्ट दिया गया है। फाइंड द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे पूछ रहा है, आपको पता होना चाहिए वी आउट अपॉन में वी इन, जब हम बात करते हैं फॉर्मूला तो वो आपका होता है 1 प्लस R2 अपॉन में R1 होता है। इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा वी आउट, ये उधर चला जाएगा वी इन, ठीक है, ये वी इन कहाँ चला जाएगा, उधर, यहाँ आ जाएगा आपका 1 प्लस R2 डिवाइडेड R1, ऐसा हो जाएगा। ये वैसा भी लिख सकते हो जैसा लिखना है। वी आउट निकाल लो, यहाँ से क्या आ गया आपका वी इन। अब यहाँ पे 1 प्लस R2 अपॉन में R1, देखो एक दिया है 2 के, एक दिया है 10 के, दोनों को डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा। हाँ ठीक है, 5 आएगा ना, 5, ये आ गया 5। वी आउट निकाल लो भाई। अब यहाँ पे 5 और 1 मिलके कितना हो गया आपका 6। वी इन भी तो दिया होगा, वी इन कितना दिया यहाँ पे -2 वोल्ट, -2 इंटू 5 और 1 हो गया 6, तो वी आउट आपका कितना आ गया -12 वोल्ट आपका क्या आ जाएगा वी आउट। कहाँ है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, एक क्रिस्टल 2 लिटर में जैसे जैसे क्रिस्टल की मोटाई घटती जाती है वैसे वैसे, देखो क्रिस्टल की बात कर रहा है, क्रिस्टल ऑसिलेटर है आपका, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर में हमेशा फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थिकनेस की होती है। ये याद रखना कि अगर भैया उसकी जो मोटाई होती है, उसकी जो मोटाई है, उसकी जो थिकनेस की बात कर रहा है, उसकी जो थिकनेस है, अगर ये थिकनेस डिक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे ए आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो सर्किट रिक्वायर्ड टू बिल्ड एन ऑसिलेटर आर, देखो अब जो आपको एक ऑसिलेटर बनाने के लिए सर्किट में क्या क्या चाहिए होता है, तो भाई यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो आपको सर्किट रिक्वायर्ड होती है वो किन किन से होती है, एक एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ती है, एक नेगेटिव फीडबैक सर्किट की ज़रूरत पड़ती है, एक टैंक सर्किट की ज़रूरत पड़ती है और बैटरी की। तो इसमें भी सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हो भाई ए आपका 35 का हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक सर्किट, हाँ ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। ए आपका क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं बार बार चेक करती हूँ ना, बाद में फिर आप लोग मुझे बोलते हो। कोरोना लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन, संचरण लाइन में कोरोना हानि, एसी लाइन में अधिक, डीसी लाइन में अधिक। देखो हमेशा याद रखना कि जो कोरोना इफेक्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वो हमेशा क्या हो, देखो एसी डीसी आपका दोनों में ही होता है, ये याद रखना, एसी में भी होता है, डीसी में भी होता है, लेकिन वो यहाँ पे बोल रहा है इक्वल इन बोथ एसी एंड डीसी, लेकिन नहीं, इक्वल नहीं होता, एसी में ज़्यादा होता है, डीसी में कम होता है। इस कारण से इसका मेरी तरफ से आंसर क्या होना चाहिए, एसी ट्रांसमिशन लाइन में अधिक। बाकी होता दोनों में इफेक्ट है, एसी में भी होता है, डीसी में भी होता है, लेकिन दोनों में सेम नहीं होता। एसी में कोरोना इफेक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, इस कारण से भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंडक्टर वाइडली यूज ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइन में हमेशा एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइन में एल्यूमिनियम का ही यूज़ करते हैं, उसके अलावा नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे पास कॉस्ट भी नहीं रहता है, ना इतना पैसा रहता है कि ओवरहेड लाइन में बिछाते चलें, ठीक है। अब चलो यहाँ पे आपको ये इसका मैं फॉर्मूला बताती हूँ, आप लोगों को यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे क्या बोला है, 200 वोल्ट और 200 वोल्ट लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर इज सप्लाइंग एज अ लोड of 95 एम्पियर 200 वोल्ट। द सीरीज शंट एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस, तीनों के रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ निकालने को वो यहाँ पे बोल रहा है। तो इंड्यूस ईएमएफ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सीधा सीधा जो फॉर्मूला होता है, टर्मिनल वोल्टेज आपका रहेगा प्लस आपका आर्मेचर करंट रहेगा, आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस और सीरीज़ रेजिस्टेंस, मतलब आप सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आप लोग बोल सकते हो, प्लस आप लोग
VB ब्रश का वोल्टेज यहाँ पे बोल सकते हो। ब्रश का वोल्टेज हमेशा यहाँ पे एक ही लिया जाता है क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड रेजिस्टेंस है, कितना बोल रहा है, लॉन्ग शंट कंपाउंड रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे आप लोग 2 यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना, IA अगर यहाँ पे निकालने को बोले, आर्मेचर करंट हमेशा किससे निकलती है, लोड करंट प्लस आपका फील्ड करंट से आपकी आर्मेचर करंट यहाँ पे निकल जाएगी। पहले तो यहाँ पे आर्मेचर करंट निकाल लेना, उसके बाद आपकी बचती है फील्ड करंट। फील्ड करंट अगर निकालने को यहाँ पे बोलता है तो वो क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज अपॉन में RSH शंट रजिस्टेंस। टर्मिनल वोल्टेज आपका यहाँ पे 200 दे रखा है, दिया है ना 200, ठीक है। उसके बाद शंट रजिस्टेंस की यहाँ पे बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखो द सीरीज शंट, तो सीरीज शंट, शंट क्या दिया है 40, तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो भाई 40। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपकी 5 एम्पियर आ जाएगी क्या, फील्ड करंट। अब यहाँ से आर्मेचर करंट निकाल लो। आर्मेचर करंट जब निकालोगे तो लोड करंट यहाँ पे कितनी दे रखी है आपको, 95 एम्पियर, तो 95 एम्पियर प्लस फील्ड करंट यहाँ पे कितना है 5 एम्पियर, तो टोटल आपकी कितनी आ गई भाई 100 एम्पियर। ये आपका आ गया आर्मेचर करंट, ठीक है। हमें पता चल गया कि भाई IA कितना मिल गया, 100 एम्पियर मिल गया है, IF कितना मिल गया है, हमें 5 एम्पियर मिल गया है, ठीक। अब आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है। देखो फॉर्मूले में पुट करो, ES निकालना है हमें, यहाँ पे दिया है 200 प्लस IA यहाँ पे कितना दिया गया है भाई 100, देन उसके बाद आर्मेचर रजिस्टेंस 0.1 प्लस सीरीज रजिस्टेंस भी आपका 0.1 प्लस ब्रश का जो वोल्टेज होता है, देखो यहाँ पे ये याद रखना कि जब भी हम बात करते हैं ब्रश कांटेक्ट अलाउ हमेशा हम 1 वोल्ट ही करते हैं, तो ब्रश कांटेक्ट तो 2 होंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2। अब इसको आपको सॉल्व करना है और फिर आंसर बताना है कि आंसर इन चारों में से क्या आएगा, A, B, C या D, ठीक है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर 39 देखो, EB upon V ratio of a DC motor is an indication of its, हमेशा याद रखना DC मोटर की जो EB अपॉन जो V होता है वो हमेशा किसको इंडिकेट करता है, तो उसकी इंडिकेट करता है एफिशिएंसी को, ठीक है। किसको इंडिकेट करता है, उसकी एफिशिएंसी को, यानी कि आपका जो बैक EMF है, EB यानी कि बैक EMF, और जो आपका वोल्टेज है सप्लाई वोल्टेज, बैक EMF ऑफ सप्लाई वोल्टेज हमेशा उसकी दक्षता को क्या करता है भाई, इंडिकेट करता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नहीं इसी में था ना, क्वेश्चन नंबर 40 है ना। 270 RPM पर चलने वाली प्रेरण मोटर की स्लिप 10% है, तुल्यांकित गति की ज्ञात करो। देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ मैं कि स्लिप कैसे निकालते हैं, स्लिप दी गई है तो सिंक्रोनस स्पीड कैसे निकालते हैं, रोटर स्पीड कैसे निकालते हैं, सबको पता है। तो 40 वाले का आंसर देखो। अब आपको यहाँ पे क्या पूछा है भाई, तुल्यांकित गति NS पूछा है, तो NR इज़ टू जो होता है 1 माइनस NS, यही होता है। अब यहाँ पे देखो NR तो हमारा ठीक है, NS हमें यहाँ पे निकालना है, तो NR अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस NS, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आपको उठा के पुट करना है। कैसे करोगे भाई, रोटर की स्पीड 270 दी गई है, 1 माइनस 10%, 270 का वैसे ही 1 माइनस 10% 0.1 हो जाएगा, हो जाएगा ना, 10% 0.1 ही आएगा ना, 0.1 से माइनस कर देना तो 0.9 आ जाएगा, 0.9। अब आप इसको सॉल्व करना, सॉल्व करोगे तो 27 पॉइंट हटाया तो 00 अपॉन में 9, यानी कि आपका 300 RPM क्या हो जाएगा, NS हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। घरेलू वायरिंग में बल्ब और पंखे जुड़े हुए होते हैं, तो भाई पैरेलल में जुड़े हुए होते हैं, सभी को मालूम है, इजी है। RCCB का उपयोग सर्किट की सुरक्षा किस
से करने के लिए किया जाता है। तो भाई जब भी हम बात करें कि जो लीकेज करंट होती है उसमें हम क्या करते हैं, आरसीसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। रेसिडुअल आपका करंट सर्किट ब्रेकर, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर का हमेशा आप लोग लीकेज फॉल्ट जो रहता है, आपका लीकेज करंट फॉल्ट जो रहता है उसमें यूज़ किया जाता है। तो ये भी बहुत ईजी है। चोक इन ट्यूबलाइट सर्किट इज, देखो चोक जो होता है आपका सर्किट का, जो ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट में आप लोगों ने चोक देखा होगा, वो क्या करता है, तो वो एक प्रकार से हाई वोल्टेज इंड्यूस करता है आपका चोक, ठीक है। तो यहाँ पे उसने पूछा है ट्यूबलाइट सर्किट में चोक किस लिए होता है, तो भाई किस लिए होता है, तो लिमिट करंट को एप्रोप्रिएट वैल्यू देने के लिए, यानी कि धारा को उचित मूल्य तक सीमित करने के लिए क्या होता है भाई, आपका चोक होता है। बाकी तो आप लोग देखोगे कोरोना प्रभाव को खत्म करे, ये तो हो ही नहीं सकता। शक्ति गुणक में सुधार, ये भी नहीं हो सकता। चुंबकीय व्यक्तिकरण से बचें, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, डी। ऑप्शन भी पढ़ के आप लोग आंसर कर सकते हो। व्हाट विल हैपन टू लाइन लॉसेस व्हेन द ट्रांसमिशन वोल्टेज इंक्रीज, देखो लाइन में लॉस क्या होगा अगर ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज है इंक्रीज करेंगे। देखो ये जिसने भी लगाया है इंक्रीज, ये मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे कि जब भी हम बात करते हैं लाइन लॉसेस की, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, तो देखो जो लॉस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वी के, ठीक, वी स्क्वायर के, ऐसे बोल सकते हो, या आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। W यानी कि हम लॉस बोल सकते हैं, यानी कि वोल्टेज अगर हम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका लाइन लॉस क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे क्या होगा, आपका डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम ट्रांसमिशन लाइन में लॉस की बात करते हैं तो हम ऐसे डिनोटेड करते हैं कि वोल्टेज अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन में तो लाइन लॉसेस क्या होते हैं, वहाँ पर कम होते हैं। बाकी अब जिसने यहाँ इंक्रीज लगाया तो वो आप लोग चेक कर लेना एक बार, है ना, डिक्रीज होना चाहिए इसका आंसर। यदि आधार टावर की ऊंचाई 25% बढ़ जाती है तो झोल में क्या परिवर्तन आ जाएगा। झोल यानी कि सैग की बात कर रहा है। अब यहाँ पे देखो दिमाग का खेल है यहाँ पे, ठीक है, ये वैसा का वैसा ही रहेगा, इसका आंसर रिमेन सेम ही आएगा। क्यों आएगा ये मैं बता देती हूँ कि जब भी हम झोल की बात करते हैं, सैग की बात करते हैं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो वेट के होता है। दूसरी बात, लंबाई के बीच जो डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में, पोल के बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के भी समानुपाती होता है। तीसरा जो टेंशन होता है, जो तनाव होता है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ कहीं पे भी हाइट की बात नहीं करी है। हाइट आप कितनी भी लंबी कर लो पोल की, या हाइट आप कितनी भी छोटी कर लो, जो आपका सैग रहेगा, ये जो आपका सैग रहेगा, ये जो आपका सैग रहेगा, ये जो आपका झोल रहेगा, ये जो आपका झोल रहेगा, हाइट आप कितनी भी बढ़ा लो, 25% बढ़ा लो भाई, या 30% बढ़ा लो, सैग आपका वही रहेगा। हाँ, अगर आपका तनाव की बात करता, वो लंबाई की जगह पे आपकी चौड़ाई की बात करता, तो आपका वहाँ पे वो डिक्रीज हो सकता था, लेकिन यहाँ पे तो ऐसी कोई बात बोला ही नहीं है। यहाँ पे तो आपको बोला है कि भाई सपोर्टिंग टावर जो होते हैं उनकी हाइट को बढ़ा दिया गया, तो उनकी हाइट बढ़ा के भी क्या करोगे, आपका जो झोल रहेगा, सैग रहेगा, वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो आज ये 45 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को आज सॉल्व करवा दिए हैं। बाकी आपके जो आगे के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को मैं कल सॉल्व करवा दूंगी। टाइम इसलिए ज़्यादा लगा क्योंकि मैंने स्किप नहीं किया है, मैंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताया। मैं चाहती तो स्किप करके भी आप लोगों को पढ़ा सकती थी। तो एक बार ज़रूर इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।